किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र है। मतलब किसी स्क्रू थ्रेड मतलब स्क्रू का जो चूड़ी होता है उसकी लीड की गणना के लिए सूत्र क्या है? तो पिच गुने स्टार्टों की संख्या है। पिच गुने स्टार्टों की संख्या है किसी स्क्रू थ्रेड लीड की गणना के लिए सूत्र। बाहरी चूड़ी का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर लाया जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। लीड और पिच बराबर होते हैं। तो लीड और पिच बराबर किसका होगा? तो सिंगल स्टार्ट चूड़ी में। सिंगल स्टार्ट चूड़ी में लीड और पिच बराबर होता है। किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहते हैं? तो किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहेंगे? तो स्क्रू थ्रेड कहेंगे। स्क्रू थ्रेड कहेंगे। निम्न में से ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण क्या होता है? तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण क्या होगा? तो 55 डिग्री होगा। 55 डिग्री। चूड़ियाँ निम्न में से किस स्टार्ट की पाई जाती है? तो चूड़ियाँ किस स्टार्ट की पाई जाती है? तो सिंगल स्टार्ट के भी, डबल स्टार्ट थ्रेड के भी और मल्टी स्टार्ट थ्रेड के भी, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती है वह पॉइंट क्या कहलाता है? तो स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती है वह पॉइंट क्या कहलाता है? तो क्रेस्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्रेस्ट कहलाएगा। किस टूल के सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती है? तो नीचे जो टूल दिया है उसमें से किस टूल के सिर पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती है? तो बोल्ट पर होगा। वह गोल आकार का पीस क्या कहलाता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती है तथा बीच का भाग प्लेन रखा जाता है? तो उसको स्टड कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टड। वह गोल आकार का पीस क्या कहलाता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती है तथा बीच का भाग प्लेन रखा जाता है? वो स्टड कहलाता है। निम्न में से प्लेन वाशर का कार्य है। तो प्लेन वाशर का क्या कार्य है? तो फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। प्लेन वाशर का कार्य क्या है? तो फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना ही प्लेन वाशर का कार्य है। फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना प्लेन वाशर का कार्य है। लॉक वाशर निम्न कारण से प्रयोग किया जाता है। तो लॉक वाशर किस कारण से प्रयोग किया जाता है? तो नट को लॉक करने के लिए। नट को लॉक करने के लिए लॉक वाशर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है? तो स्प्रिंग वाशर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ कंपनों द्वारा नट के ढीला होने की संभावना हो। कंपन द्वारा जहाँ नट को ढीला होने की संभावना होता है वहीं स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। नट बोल्ट में प्रयुक्त थ्रेड्स होते हैं। तो भी थ्रेड्स होता है। नट बोल्ट में थ्रेड्स होता है जो भी थ्रेड होता है। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी दूरी तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है? तो थ्रेड की लीड कहलाती है। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समानांतर जितनी दूरी तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है? तो थ्रेड की लीड कहलाती है। 3 स्टार्ट वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करना है। इसके लिए लीड को कितना से भाग देंगे? तो 3 से भाग देंगे। 3 स्टार्ट वाला थ्रेड का पिच ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस कारणवश रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती है? तो किस कारणवश रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती है? मतलब चूड़ियाँ बनती है। तो थ्रेड कटिंग टूल ब्लंट हो जाता है तब बनता है। थ्रेड कटिंग जो है मतलब चूड़ी कटने वाला जो टूल है वो ब्लंट हो जाएगा तब रफ और टूटी हुई चूड़ी बनेगा, मतलब थ्रेड बनेगा। होल का साइज या बोल्ट
के लिए ब्लैंक का व्यास सही नहीं होने पर भी बनेगा। रफ और टूटी हुई थ्रेड। कटिंग टूल के फ्लूट्स में चिप्स भर जाएगा तब बनेगा, मतलब रफ और टूटी हुई थ्रेड। इसलिए कह सकते हैं उपयुक्त सभी आंसर होगा। स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच अक्ष के समांतर दूरी क्या कहलाता है? तो थ्रेड की पिच कहलाएगा। स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच अक्ष के समांतर दूरी क्या कहलाता है? तो थ्रेड की पिच कहलाता है। अगला है थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क स्थल को क्या कहते हैं? तो थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच जो संपर्क स्थल होता है उसको क्या कहेंगे? तो फ्लैंक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लैंक्स कहेंगे। निम्न में से किसके आधार पर नट की डायमेंशन व्यक्त की जाती है? तो नट की डायमेंशन किसके आधार पर व्यक्त की जाती है? तो बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर के आधार पर। बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर के आधार पर। किस प्रक्रिया द्वारा किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है? तो हेलिकल ग्रूव काटकर। किस प्रक्रिया द्वारा किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है? तो हेलिकल ग्रूव काटकर। परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण है, तो परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण क्या है? वेल्डिंग है। वेल्डिंग है जो कि परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण है। रिवेट को निम्न में से किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है? तो शंक के व्यास द्वारा रिवेट को दर्शाया जाता है। निम्न में से BSF स्क्रू थ्रेड्स का शीर्ष कोण होता है? तो BSF स्क्रू थ्रेड है उसका शीर्ष कोण कितना होगा? तो 55 डिग्री होगा। BA स्क्रू थ्रेड की गहराई कितनी होती है? तो BA स्क्रू थ्रेड की गहराई कितनी होगी? तो 0.6 पी होगा। निम्न में से स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर क्या होगा? तो निम्न में से स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर क्या होगा? तो थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर होता है। थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर होता है। निम्न प्रक्रिया द्वारा सेमी परमानेंट फास्टनर को अलग किया जा सकता है। तो सेमी परमानेंट फास्टनर जो होता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो हल्का गर्म करके अलग किया जा सकता है। हल्का गर्म करके। निम्न कार्य के लिए BSF थ्रेड्स का प्रयोग करते हैं। तो BSF थ्रेड का प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो बिजली के सामानों के लिए करते हैं BSF थ्रेड का प्रयोग। बिजली के सामान के लिए BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। मैकेनिकल जैक पर किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है मैकेनिकल जैक पर। एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का प्रत्यक्षता क्या नहीं मापा जा सकता है? तो पिच डायमीटर नहीं मापा जा सकता है। एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का प्रत्यक्षता क्या नहीं मापा जा सकता है? तो पिच डायमीटर नहीं मापा जा सकता है। बाकी क्रेस्ट की चौड़ाई, माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर मापा जा सकता है। निम्न में से किस फास्टनिंग विधि में धातु पिघलती है? तो किस फास्टनिंग विधि में धातु पिघलेगी? तो वेल्डिंग में धातु पिघलता है। निम्न में किस कारण से नटों के नीचे स्प्रिंग वाशरों का प्रयोग किया जाता है? तो किस कारण से स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है नट के नीचे? तो कंपन के कारण नटों के ढीला होने से बचाने के लिए। कंपन के कारण नटों के ढीला होने से बचाने के लिए। निम्न में से किस कार्य से टैब वाशर का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस कार्य से टैब वाशर का प्रयोग किया जाता है? तो नटों की लॉकिंग के लिए टैब वाशर का प्रयोग किया जाता है। रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप किस दोष के कारण दिखाई देता है? तो रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप किस दोष के कारण दिखाई देता है? तो आंसर होगा ड्रिल किया हुआ सुराख ओवरसाइज होने के कारण। ड्रिल किया हुआ सुराख अगर जो ओवरसाइज है तब होगा दोष, और रिवेट सेट का सही प्रयोग नहीं होगा तब होगा दो सीटों के बीच गैप दोष दिखाई देगा।
रिवेट जॉइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो रिवेट जॉइंट में धातु की क्रशिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना। रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना। रिवेट जॉइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो रिवेट जॉइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेट के एज से बहुत नज़दीक ड्रिल करना। रिवेट जॉइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्या होता है? तो रिवेटिंग के लिए जब सुराखों को प्लेट के एज से बहुत नज़दीक ड्रिल करते हैं तब जिम्मेदार होता है। निम्न में से किस कार्य के लिए बट्रेस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो बट्रेस थ्रेड का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो केवल एक दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टिंग फोर्स के लिए। केवल एक दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टिंग फोर्स के लिए। अब है कि साफ्ट सोल्डरिंग के लिए उचित तापक्रम है। तो साफ्ट सोल्डरिंग के लिए उचित तापक्रम कितना है? तो 450 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस से कम है। 450 डिग्री सेल्सियस से कम है। निम्न में से किस तापमान पर ब्रेजिंग की जाती है? तो ब्रेजिंग किस तापमान पर की जाती है? तो 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर। हैंड वाइस में प्रयोग होने वाला नट है, तो विंग नट है हैंड वाइस में प्रयोग होने वाला। लिफ्टिंग तथा साज सामान की थ्रेडेड शाफ्ट पर किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो लिफ्टिंग तथा साज सामान की थ्रेडेड शाफ्ट पर किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थायी बंधक निम्न में से कौन सा है? तो बोल्ट है। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थायी बंधक कौन है? तो बोल्ट है। कौन सा नट हेक्सागोनल नट नहीं है? तो कैप्सन नट है जो कि हेक्सागोनल नट नहीं है। बाकी साइमन नट, सान नट, कैप नट ये हेक्सागोनल नट है, लेकिन कैप्सन नट है जो कि हेक्सागोनल नट नहीं है। इस नट के प्रयोग में वाशर की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्लेंज नेट में वाशर की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से साधारणतः प्रयोग में लाया जाने वाला नट कौन सा है? तो हेक्सागोनल नट है साधारणतः प्रयोग में लाया जाने वाला नट। अस्थायी जोड़ बनाने हेतु बोल्ट के स्थान पर डैश का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो स्क्रू का अस्थायी जोड़ बनाना है तो वहाँ पर बोल्ट के स्थान पर स्क्रू का भी प्रयोग करते हैं। किस स्क्रू का हेड बोल्ट के समान होता है? तो कैप स्क्रू का हेड है जो कि बोल्ट के समान होता है। निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता है? तो सेट स्क्रू में हेड नहीं होता है। शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। शोल्डर स्क्रू का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी रूप से किया जाता है शोल्डर स्क्रू का प्रयोग। इनमें से किस नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता रहती है? तो किस नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता रहती है? तो हेक्सागोनल नट के लिए। पिच डायमीटर होता है। तो पिच डायमीटर क्या होता है? तो चूड़ी के पिच का आधा होता है। चूड़ी के पिच का आधा होता है पिच डायमीटर। एकीकृत चूड़ी मतलब यूनिफाइड थ्रेड दर्शाया जाता है चूड़ी पर इंच में दर्शाया जाता है। एकीकृत चूड़ी यूनिफाइड थ्रेड दर्शाया जाता है चूड़ी पर इंच में। बट्रेस थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो बट्रेस थ्रेड है जो कि 2 प्रकार का होता है। बट्रेस थ्रेड को किस नाम से जाना जाता है? बट्रेस थ्रेड को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रीच लॉक थ्रेड के नाम से जाना जाता है। ब्रीच लॉक थ्रेड के नाम से। BSW थ्रेड का एच का मान कितना होता है? तो BSW थ्रेड में एच का मान कितना होता है? तो 0.96 0.960 49 106 पी होता है। 0.960 49 106 पी होता है। एकमी थ्रेड किस आकार का होता है? तो समलंब आकार का होता है एकमी थ्रेड। एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है तो कहाँ पर होता है? तो खराद में होता है यानी कि लेद में। हेक्सागोनल नट को कितने कोण पर चेम्फर करते हैं? तो हेक्सागोनल नट को
30 डिग्री के कोण पर चैम्फर करते हैं। मीट्रिक थ्रेड में पिच को दर्शाया जाता है तो mm में दर्शाया जाता है। किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे अधिक होता है? तो नकल थ्रेड का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे अधिक होता है। चूड़ी की व्यास जिसमें चूड़ी की मोटाई आधे पिच के समान है को कहते हैं तो पिच व्यास कहते हैं। चूड़ी की व्यास जिसमें चूड़ी की मोटाई जो है आधे पिच के समान है उसको क्या कहते हैं तो पिच व्यास कहते हैं। पिच डायमीटर चूड़ी का प्रभावित व्यास होता है, इसकी गणना किससे की जाती है? तो मेजर डाय माइनस सिंगल गहराई, मेजर डाय माइनस सिंगल गहराई। नकल थ्रेड के क्रेस्ट व रूट अर्धगोलाई में होता है जिनका रेडियस होता है तो 1/4 गुने पिच होगा। नकल थ्रेड के क्रेस्ट व रूट अर्धगोलाई में होता है जिनका रेडियस कितना होता है तो 1/4 गुने पिच होता है। निम्नलिखित थ्रेडों में से किस थ्रेड का उपयोग शक्ति संचरण हेतु एक दिशा में किया जाता है तो बट्रेस थ्रेड का। निम्नलिखित थ्रेडों में से किस थ्रेड का उपयोग शक्ति संचरण हेतु एक दिशा में किया जाता है तो बट्रेस थ्रेड का। रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली सतह को क्या कहते हैं तो फ्लैंक कहते हैं। नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है तो रेलवे कपलिंग के लिए नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। रेलवे कपलिंग के लिए पाइप के जोड़ों में निम्नलिखित कौन सा थ्रेड का प्रयोग किया जाता है तो पाइप के जोड़ों में कौन सा थ्रेड प्रयोग किया जाता है तो बीएसपी थ्रेड प्रयोग किया जाता है, बीएसपी। सेलर थ्रेड को क्या कहते हैं तो सेलर थ्रेड को अमेरिकन नेशनल थ्रेड कहते हैं, अमेरिकन नेशनल थ्रेड कहते हैं सेलर थ्रेड को। लेद मशीन के लीड स्क्रू में कौन से थ्रेड प्रयुक्त होते हैं तो एक में थ्रेड प्रयुक्त होता है लेद मशीन के लीड स्क्रू में। किस थ्रेड की गहराई रूट एवं क्रेस्ट के बराबर होता है तो स्क्वायर थ्रेड का होगा। ब्रिटिश चूड़ियाँ कौन कौन सी होती है तो BSW, BSF, BSP, BA ये सभी ब्रिटिश चूड़ियाँ होती है। मीट्रिक चूड़ियाँ कौन सी है तो ISI थ्रेड है जो कि मीट्रिक चूड़ियाँ है। थ्रेड के नीचे वाले भाग जहाँ दोनों साइडें मिलती है क्या कहलाता है तो रूट कहलाता है, रूट। समानता वाइस प्रेस स्क्रू जैक आदि के स्पिंडल में होता है तो स्क्वायर थ्रेड होता है। समानता वाइस प्रेस स्क्रू जैक ये सब के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड होता है तो स्क्वायर थ्रेड होता है। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं तो सबसे ऊपर के भाग को क्रेस्ट कहते हैं। ISO मीट्रिक थ्रेड का सन्निहित कोण इंक्लूडेड एंगल क्या होता है तो ISO मीट्रिक थ्रेड का सन्निहित कोण मतलब इंक्लूडेड एंगल क्या होगा तो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण होता है तो पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण कितना होगा तो 55 डिग्री होगा। मीट्रिक भी चूड़ियों का कोण कितना होता है तो 60 डिग्री होता है भी चूड़ियों का कोण। मीट्रिक एकमे चूड़ियों का सन्निहित कोण कितना होता है तो मीट्रिक एकमे चूड़ी का सन्निहित कोण कितना होगा तो 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा मीट्रिक एकमे चूड़ी का कोण। मीट्रिक एकमे चूड़ी का सन्निहित कोण 30 डिग्री होगा। स्क्वायर थ्रेड की गहराई कितना होता है तो 0.5 भी होता है स्क्वायर थ्रेड की गहराई। बट्रेस चूड़ी का कोण कितना है तो 45 डिग्री है बट्रेस चूड़ी का कोण। BSW एवं BSP थ्रेड का एंगल कितना होता है तो BSW एवं BSP थ्रेड का एंगल कितना होगा तो 55 डिग्री होगा। BSW एवं BSP थ्रेड का एंगल कितना होता है तो 55 डिग्री होता है। मीट्रिक थ्रेड की आकृति कैसी होती है तो मीट्रिक थ्रेड की आकृति कैसी होती है तो V टाइप 60 डिग्री कोण वाला, V टाइप 60 डिग्री कोण वाला मीट्रिक थ्रेड की आकृति होती है। स्क्वायर थ्रेड का कोण कितना होता है तो 90 डिग्री होता है स्क्वायर थ्रेड का कोण। पेच चूड़ी में चूड़ी का ऊपरी सतह जो सन्निकट पार्श्व को जो दो सन्निकट पार्श्व को जोड़ता है
क्या कहलाता है? तो क्रेस्ट कहलाता है। पेच चूड़ी में चूड़ी का ऊपरी सतह जो दो सन्निकट पार्श्व को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो क्रेस्ट कहलाता है। पेच गेज की चूड़ियों का अंतराल इतना 0.5 mm है। थिम्बल पर भागों की पिच संख्या 25 है। पेच गेज का न्यूनतम गणना क्या होगा? तो 0.02 mm होगा। स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर चेक किया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर किससे चेक किया जाएगा? तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से। स्क्रू जैक में डैश चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है स्क्रू जैक में। स्क्रू थ्रेड में दो साथ लगती चूड़ियों के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो पिच कहते हैं। स्क्रू थ्रेड में दो साथ लगती चूड़ियों के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो पिच कहते हैं। स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है तो मेजर डायमीटर है जो कि सबसे बड़ा व्यास होता है। स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर होता है तो बाहरी व्यास माइनस 2 गुना गहराई। स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर क्या होगा? तो बाहरी व्यास माइनस 2 गुना गहराई। कौन से स्क्रू को सेफ्टी स्क्रू कहते हैं? तो सेट स्क्रू को सेफ्टी स्क्रू कहते हैं। एकल प्रवर्तक पेच चूड़ी में एक चूड़ी शिखर से आसन चूड़ी शिखर के बीच की दूरी को चूड़ी का अंतराल कहा जाता है। एकल प्रवर्तक पेच चूड़ी में एक चूड़ी शिखर से आसन चूड़ी शिखर के बीच की दूरी को चूड़ी का अंतराल कहा जाता है, मतलब क्लियरेंस कहा जाता है। किस तरह का बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट होता है? तो किस तरह का बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट होगा? तो चौकोर बोल्ट। चौकोर बोल्ट। कौन सा फास्टनर अर्ध अस्थायी है? तो कौन सा फास्टनर है जो अर्ध अस्थायी है? तो रिवेटिंग है जो कि अर्ध अस्थायी है। रिवेटिंग है जो कि अर्ध अस्थायी फास्टनर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रिवेटिंग प्रक्रिया के होने वाली हानि को रोकने के लिए रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है? तो डॉली का। किसका उपयोग रिवेटिंग प्रक्रिया के होने वाली हानि को रोकने के लिए रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है? तो डॉली का। रिवेटिंग के अंतर्गत रिवेट का अंतिम आकार निम्न में से क्या है? तो रिवेटिंग के अंतर्गत रिवेट का अंतिम आकार निम्न में से क्या है? तो स्नैप है। क्या है? स्नैप है। 25 mm के कैस्टल नट में स्लॉट होते हैं। तो 25 mm के कैस्टल नट में कितने स्लॉट होता है? तो 6 स्लॉट होगा। ऑटोमोबाइल उद्योग में एक लॉकिंग साधन अधिकतर उपयोगी है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग में एक लॉकिंग साधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैस्टल नट का। नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा होती है। तो नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा क्या होता है? तो हाइट होता है। एक हेक्सागोनल नट जो सब कट हाफ वे हो कहलाता है। तो एक हेक्सागोनल नट जो सब कट हाफ वे हो क्या कहलाएगा? तो स्वान नट कहलाएगा। स्वान नट। स्प्लिट पिन को किस प्रकार की लॉकिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्प्लिट पिन को किस प्रकार की लॉकिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैस्टल नट में। कैस्टल नट में की एक अस्थायी फास्टनर है, इसका उपयोग किया जाता है। की जो है एक अस्थायी फास्टनर है, इसका उपयोग किया जाता है शाफ्ट धुरी की संधि में। शाफ्ट धुरी की संधि में जब केवल पुल्ली के हब में ग्रूव बना होता है तो वहाँ फिट की को क्या कहते हैं? सैडल की कहते हैं। जब केवल पुल्ली के हब में ग्रूव बना होता है तो वहाँ फिट जो की होता है उसको क्या कहते हैं? तो सैडल की कहते हैं। स्प्रिंग डबल पिन का दूसरा नाम क्या होता है? तो रोल पिन होता है। रोल पिन स्प्रिंग डबल पिन का दूसरा नाम होता है। टेपर डबल पिन स्टैंडर्ड पिन टेपर में बनी होती है जो किसका अनुपात में होता है? तो 2:100 में होता है। स्प्लिट टेपर डबल पिन पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करती है। यह निम्न आकार में होती है। तो स्प्लिट
स्प्लिट टेपर डबल पिन जो है पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करता है। पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करता है तो यह किस आकार में होता है? तो इसका छोटा सिरा स्प्लिट होता है, इसका छोटा सिरा स्प्लिट होता है। थ्रेड टेपर पिन का प्रयोग ऐसे पार्टों में किया जाता है जहां पार्टों में कंपन होता है। टेपर पिन निकल ना सके इसके लिए नट को टाइट करते हैं। इसका दूसरा प्रयोग क्या है? इसका दूसरा प्रयोग है ब्लाइंड होल से पिन को बाहर निकालने में। इसका दूसरा प्रयोग है ब्लाइंड होल से पिन को बाहर निकालने में। दो पार्टों को रिवेटिंग की तरह जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पिनिंग कहते हैं। दो पार्टों को रिवेटिंग की तरह जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पिनिंग कहते हैं। डबल पिन एक अस्थायी फास्टनर है। डबल पिन एक अस्थायी फास्टनर है। पुल डबल पिन स्ट्रेट डबल पिन की तरह होती है। अंतर सिर्फ यह है कि एक सिरे के केंद्र पर सुराख बना होता है। पुल डबल पिन जो है स्ट्रेट डबल पिन की तरह ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि एक सिरे के केंद्र पर सुराख बना होता है। दो पार्टों को जोड़ने के लिए फास्टनर का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग एक अर्ध अस्थायी फास्टनर है। सोल्डरिंग एक अर्ध अस्थायी फास्टनर है। कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? तो राउंड हेड बोल्ट नाम होता है। कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? तो राउंड हेड बोल्ट नाम होता है। सिलिंड्रिकल हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? तो चीज हेड बोल्ट नाम होता है। सिलिंड्रिकल हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? तो चीज हेड बोल्ट होता है। इस बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बोल्ट हेड की ऊपरी सतह पार्ट की सतह से नीचे रखनी होती है। तो काउंटर संक हेड बोल्ट का इस बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बोल्ट हेड की ऊपरी सतह पार्ट की सतह से नीचे रखनी होती है। तो काउंटर संक हेड बोल्ट का हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को क्या कहते हैं? तो सॉकेट हेड बोल्ट कहते हैं। सॉकेट हेड बोल्ट हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को क्या कहते हैं? तो सॉकेट हेड बोल्ट कहते हैं। मशीन टेबल पर वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो टी हेड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है मशीन टेबल पर वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए। टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं होती है। स्टड एक अस्थायी फास्टनर है। इसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ होती है जबकि बीच का भाग प्लेन होता है। स्टड का नट एंड डैश होता है। तो स्टड का नट एंड लंबाई में लंबा होता है और लंबाई में लंबा होता है। स्टड का मेटल एंड डैश होता है तो जिसे वर्कपीस में फिट किया जाता है। स्टड का मेटल जो है होता है स्टड का मेटल एंड डैश होता है तो जिसे वर्कपीस में फिट किया जाता है। सॉफ्ट या पुल्ली में की को फंसाने के लिए जो ग्रूव कटा होता है उसे क्या कहते हैं? तो ग्रूव ही कहते हैं। कीवे किस प्रकार का फास्टनर है? तो अस्थायी फास्टनर है कीवे। नट को स्लिप होने से बचाने के लिए मशीन की सतह और नट के बीच कौन सी युक्ति लगाई जाती है? तो वाशर। नट को स्लिप होने से बचाने के लिए मशीन की सतह और नट के बीच क्या लगाया जाता है? तो वाशर। बोल्ट का साइज कैसे लिया जाता है? तो बोल्ट का साइज है जो कि व्यास और हेड के अतिरिक्त शेष लंबाई से लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक आकार का नट है? तो 15 mm वाला मानक आकार का नट है। वेल्डिंग डैश प्रकार का फास्टनर है तो अस्थायी। वेल्डिंग है जो कि अस्थायी प्रकार का फास्टनर है। कौन सा फास्टनर अस्थायी माना जाता है? तो वेल्डिंग और फोर्जिंग जो है जो कि अस्थायी फास्टनर माना जाता है।
टेपर की मोटाई में टेपर होती है, इसका अनुपात क्या होता है? तो 1:100 होता है। राउंड टेपर की टेपर में होती है, इसकी टेपर 1:50 होती है। किसे सेल्फ लॉकिंग नट भी कहते हैं? तो किसे सेल्फ लॉकिंग नट कहते हैं? तो साइमंड्स नट को सेल्फ लॉकिंग नट कहते हैं। हेलो सेडल की का प्रयोग किया था। तो हेलो सेडल की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मीडियम लोड में किया जाता है, मीडियम लोड में।